इस बार का बिहार विधानसभा का चुनाव 3 कारणों की वजह से और भी ज़्यादा दिलचस्प हो गया है। भाजपा की राजनीति के केंद्र में अब पिछड़ा और अति पिछड़ा शामिल हो जाएंगे। यही कारण है कि 2015 से मोदी की लहर होने के बावजूद भी बीजेपी बिहार में टिक नहीं पाई। जब पिछड़ा और अति पिछड़ा शामिल होंगे तो सबसे ज़्यादा जो नुकसान होगा वो नीतीश कुमार का होगा। नीतीश कुमार का राजनीतिक करियर खत्म होने के एक और कारण है। दिल्ली विधानसभा का चुनाव जितना बोरिंग और नीरस रहा, उतना ही दिलचस्प और मज़ेदार होने वाला है बिहार विधानसभा का चुनाव। सामान्यतः लोकतंत्र में जनता यह डिसाइड करती है कि सरकार किसकी बनेगी, लेकिन भैया ये बिहार है। यहाँ पे नीतीश कुमार ये डिसाइड करते हैं कि सरकार एनडीए की बनेगी या फिर महागठबंधन की। अगर बीजेपी के साथ गए तो एनडीए की सरकार बनती है, और अगर लालू के शरण में गए तो महागठबंधन की सरकार बनती है। यानी नीतीश कुमार बिहार की राजनीति के केंद्र बिंदु है। लेकिन इस बार का बिहार विधानसभा का चुनाव 3 कारणों की वजह से और भी ज़्यादा दिलचस्प हो गया है। पहला तो ये कि इस बार प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी चुनाव में एंट्री मार चुकी है, और दूसरा नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार अपने पिता की विरासत पर राज करने के लिए आगे आ चुके हैं, और तीसरा इस बार भाजपा इस चुनाव में कोई कसर छोड़ने के मूड में नहीं दिख रही है। पिछले 2 सालों की राजनीति देखिएगा भाजपा की, तो इससे साफ जाहिर होता है कि इस बार यानी 2025 के इस विधानसभा के चुनाव में भाजपा खुल करके और फ्रंट फुट पर आकर के खेलेगी। क्योंकि बिहार का अब तक का जो राजनीतिक पैटर्न रहा है वो अगड़ा वर्सेस पिछड़ा का रहा है, और यहाँ पे खुल करके जाति की राजनीति होती आई है। चाहे वो नीतीश कुमार हो या फिर लालू यादव हो, दोनों अपने अपने जातिगत राजनीति के आधार पे अपनी सत्ता को बनाए रखने में सफल रहे। यही कारण है कि 2015 से मोदी की लहर होने के बावजूद भी बीजेपी बिहार में टिक नहीं पाई है। बीजेपी को नीतीश का सहारा लेना ही पड़ा है, और वो मात्र थर्ड पार्टी बन करके रह गई है। लेकिन इस बार उनकी प्राथमिकता ये होगी कि कम से कम वो अपना मुख्यमंत्री स्थापित करें। इस कारण से न सिर्फ इस बार की बिहार की राजनीति दिलचस्प होगी, बल्कि इस बार की राजनीति या इस बार की जो सरकार बनेगी वो बिहार की दशा और दिशा तय करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाएगी। आइए आगे जानते हैं कि इस बार किस रणनीति के साथ बीजेपी बिहार में उतर रही है। हाल ही के 2 घटनाओं पर नजर डालें तो उनमें से एक है ये कि अभी प्रधानमंत्री भागलपुर में एक महा रैली को संबोधित करते हुए नीतीश कुमार को बिहार के लाडला मुख्यमंत्री कहा। हमारे लाडले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। इस पर नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने प्रतिक्रिया देते हुए ये कहा कि अभी साथ हैं तो वो लाडला कह रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर साथ ना होते तो शायद नीतीश कुमार की बीजेपी तारीफ भी ना करती। तो इस बात से ये निकल के आ रहा है कि भाई कहीं ना कहीं निशांत कुमार के दिमाग में कुछ और चल रहा है। भले ही नीतीश कुमार बीजेपी की तरफ हो, कहीं ना कहीं निशांत कुमार बड़ी सजग हैं, बहुत क्यूरियस हैं इस बात को लेकर। एक बात और जो आपको याद होगा वो ये कि इंडिया टुडे के एक पत्रकार राहुल कमल ने जब अमित शाह से ये पूछा कि अगली बार बिहार के मुख्यमंत्री कौन होंगे, तो वहां पे अमित शाह ने नीतीश कुमार का नाम लेने से सीधा सीधा इनकार कर दिया, जो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के संदेह जताता है कि अगर अगले चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी यानी जेडीयू की अगर कम सीटें आती है और भाजपा की ज़्यादा सीटें आती हैं तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे, इस बात पर संदेह है। और दूसरी चीज कि अभी हाल ही में नीतीश कुमार के कैबिनेट का विस्तार हुआ है। इसी बीच आज नीतीश कुमार ने मंत्रिमंडल विस्तार किया, जिसमें हैरानी की बात यह कि 7 मंत्रियों में सभी के सभी बीजेपी के ही विधायक हैं। नीतीश कुमार के कैबिनेट में कुल अब 36 मंत्री हो गए हैं, और इन 36 में से 12 जेडीयू के हैं जबकि 21 भाजपा के हैं। इस 21 में से 7 मंत्री अभी हाल ही में नियुक्त किए गए हैं। और एक बात और आपको बताऊं, इस बार बिहार की राजनीति की वास्तविकता बीजेपी को भी एहसास हो चुकी है। उनको भी ये पता लग चुका है कि भाई बिहार में धर्म की राजनीति नहीं चलने वाली है, राष्ट्रवाद की राजनीति नहीं चलने वाली है, क्योंकि यहाँ पे जातिगत राजनीति की जड़ें इतनी मजबूत हो चुकी है। विवश होकर के भाजपा ने भी जिन 7 मंत्रियों पर नियुक्ति की है उस पर भी अपने जातीय समीकरण का खास ख्याल रखा है। आज जिन 7 विधायकों ने शपथ ली उनमें से 3 पिछड़ी, 2 अति पिछड़ी और 2 सवर्ण जाति के। ऐसा इसलिए क्योंकि अब तक बीजेपी नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ती आई थी, क्योंकि सोशल इंजीनियरिंग के मामले में नीतीश कुमार का कोई सानी नहीं है। नीतीश कुमार ने सबसे पहले बिहार में दलित से महादलित को अलग किया, पिछड़ा से अति पिछड़ा को अलग किया,
और इस सोशल इंजीनियरिंग का साफ साफ फायदा नीतीश कुमार को होता हुआ दिखता है। यही कारण है कि इतने लंबे समय से वो मुख्यमंत्री के पद पे बने हुए हैं और इसी सोशल इंजीनियरिंग का सहारा लेकर के भाजपा भी अब आगे बढ़ना चाहती है। अब वो नहीं चाहती है कि नीतीश कुमार को आगे करके चुनाव लड़ा। अब तक भाजपा को कहीं ना कहीं अगड़ी जाति का राजनीतिक दल बताया जाता है, लेकिन भाजपा चाहती है कि इस बार के चुनाव में उसके प्रति जो ये धारणा बनी हुई है वो खत्म हो। इसलिए उसने जब 7 मंत्रियों की नियुक्ति किया तो न सिर्फ जातीय समीकरण का ध्यान रखा बल्कि अपने क्षेत्रों का भी ध्यान रखा। कैसे वो थोड़ा सा देखिएगा और समझने का कोशिश कीजिएगा। मैं जिन जिन का नाम गिना रहा हूँ उनकी जातियों पर और उनके क्षेत्र पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आपको साफ साफ पता चलेगा कि भाजपा क्या चाह रही है, क्या सोच रही है। पहला नाम है, बिहार शरीफ के विधायक हैं सुनील कुमार और ये कोयरी समाज से आते हैं। बिहार शरीफ कोयरी समाज, नाम है सुनील कुमार। इनको मंत्री का पद दिया गया है और आपको पता होगा कि बिहार शरीफ कोयरी का पूरा बेल्ट है। तो ऐसे में अगर भाजपा उस जाति के नेता को अगर टिकट देती है तो कहीं ना कहीं ये कोशिश है कि वो नेता के माध्यम से जो वोट बैंक है नीतीश कुमार का उसको घिसका करके अपने खेमे में लाया जाए, क्योंकि अब तक यही माना जाता है कि कोयरी कुशवाहा कुर्मी जो है वो नीतीश कुमार का अपना वोट बैंक है। तो कहीं ना कहीं सुनील कुमार के माध्यम से नीतीश कुमार का जो कोयरी कुर्मी का वोट है उसको खींचने का प्रयास है। दूसरा नाम है, छपरा के अमनौर के विधायक हैं कृष्ण कुमार मंटू और ये आते हैं कुर्मी समाज से, यानी बिहार शरीफ से कोयरी को बना दिया और छपरा के अमनौर से कुर्मी को बना दिया। और तीसरा नाम सुनिएगा, सीतामढ़ी के रीगा से विधायक थे मोतीलाल प्रसाद और मोतीलाल प्रसाद आते हैं तेली समाज से। और राजू कुमार सिंह जो साहेबगंज से विधायक थे उनको मंत्री बनाया गया है और ये हैं राजपूत जाति के। उसी तरह से दरभंगा से 2 विधायक हैं जिनको मंत्री बनाया गया है। पहला संजय सरावगी जो वैश्य समुदाय से आते हैं और दूसरा है जीवेश कुमार जो भूमिहार समुदाय से आते हैं। और एक और है अररिया के सिकरी से विधायक हैं, उनका नाम है विजय मंडल और ये है निषाद समुदाय से। यानी इन लिस्ट को जब आप देखते हैं तो इनमें ज़्यादा पिछड़ा और अति पिछड़ा के नेता दिखाई देते हैं। बीजेपी भी जाति की राजनीति पे उतर आई है और कहीं ना कहीं अपना जो आधार है वो बिहार में मजबूत करना चाहती है। वो चाहती है कि अब तक जो उस पर ठप्पा लगा है सवर्णों की राजनीति का, कहीं ना कहीं उस पर यह ठप्पा लगा है कि बीजेपी अगली जाति की राजनीति करती है, स्वर्ण को ही आगे बढ़ाती है और उनको ही टिकट देती है। कहीं ना कहीं इस जो सोच है इस सोच को वो खत्म करना चाहिए। इन मंत्रियों की लिस्ट को देख करके लोग ये कह रहे हैं कि भाजपा ने अब अपना जो चुनावी एजेंडा है वो स्पष्ट कर दिया है। यानी इन मंत्रियों के माध्यम से ये बता दिया है कि आगे जो चुनाव आने वाले हैं उन चुनावों में जो टिकट दिए जाएंगे वो कहीं ना कहीं पिछड़ा और अति पिछड़ा को दिया जाएगा। यानी भाजपा की राजनीति के केंद्र में अब पिछड़ा और अति पिछड़ा शामिल हो जाएंगे और जब पिछड़ा और अति पिछड़ा शामिल होंगे तो सबसे ज़्यादा जो नुकसान होगा वो नीतीश कुमार का होगा, क्योंकि अब तक ये माना जाता था कि अति पिछड़ा का जो सॉलिड वोट है वो नीतीश कुमार को पड़ता है। लेकिन जब बीजेपी अपना कैंडिडेट अति पिछड़ा को बनाएगी तो कहीं ना कहीं अति पिछड़ा का जो अब तक के साइलेंट वोटर माने जाते थे कहीं ना कहीं उनका वोट बीजेपी की ओर शिफ्ट होगा। और जब बीजेपी की ओर शिफ्ट होगा तो एक तो नीतीश कुमार का वोटिंग परसेंट ऐसे भी घटा है और ऊपर से बीजेपी कुछ वोट ले जाएगी, तो नीतीश कुमार का राजनीतिक करियर धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। नीतीश कुमार का राजनीतिक करियर खत्म होने के एक और कारण है, वो ये कि जिस तरह से आपको आरजेडी में कैडर दिखते हैं, बीजेपी में कैडर दिखता है, उस तरह से आपको जदयू में कैडर खड़ा नहीं दिखेगा। जदयू का कोई कट्टर समर्थक नहीं मिलेगा जो खुल करके ये कहता हो कि भाई हम जदयू के सपोर्टर हैं, ऐसा आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे। वहीं आप बीजेपी में चले जाइए, आपको साफ तौर पे दिखेगा कि स्टूडेंट यूनियन है, आरएसएस जैसा सपोर्टर संगठन है, सब कुछ है बीजेपी के पास। वहीं आरजेडी के पास चले जाइएगा तो उसके पास भी एक अच्छा खासा फॉलोवर्स है, लेकिन नीतीश कुमार के पास ऐसा कोई ना तो सामाजिक संगठन है जो इतना मजबूत है जितना इनकी लोकल लेवल पर है। तेजस्वी यादव ने तो यहाँ तक कहा कि नीतीश कुमार की राजनीति अब खत्म होने को है, उनकी पकड़ बस कुछ ही अधिकारियों तक रह गया है। उनका जनमानस से जो लगाव है, जनमानस से जो जुड़ाव होना चाहिए वो नहीं है, वो खत्म हो चुका है। यानी राजनीतिक करियर अब खत्म है नीतीश कुमार का, बस ये लास्ट उनका इलेक्शन है। और ये बातें कहीं ना कहीं सत्य है कि जब आप इतने सालों तक, इतने लंबे समय तक शासन में रहते हैं तो जनता से थोड़ा कटाव हो जाता है।
लोग तो ये तक कहते हैं कि नीतीश कुमार के अधिकारी तक नहीं सुनते, यानी नीतीश कुमार जो कहते हैं उनके अधिकारी भी उनकी बातों को इग्नोर कर देते हैं। ऊपर से एक बात और कि जब निशांत कुमार से लालू यादव या तेजस्वी के बारे में पूछा जाता है तो जो वो जवाब देते हैं एकदम इस तरह से जवाब देते हैं, ऐसा लगता है मानो जैसे दोनों में कुछ है ही नहीं। दोनों बड़ा ऐसे में कोई साधारण सा व्यक्ति भी ये अनुमान लगा सकता है कि दोनों के मन में क्या चल रहा है। यानी नीतीश कुमार भी ये चाहते हैं कि लालू यादव का दरवाज़ा खुला रहे और लालू यादव भी चाहते हैं कि भाई जब नीतीश कुमार हमारे यहाँ आए तो उनके लिए हम रेड कारपेट बिछा कर उनका स्वागत करें। ज़्यादा डर बीजेपी को इसी बात का है कि कहीं नीतीश कुमार शिफ्ट ना कर जाए, क्योंकि जैसे ही नीतीश कुमार लालू यादव की तरफ शिफ्ट करेंगे उनका वोटिंग परसेंटेज बढ़ जाता है, और जब वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है तो उनकी सीटों की संख्या भी बढ़ जाती है। अभी हाल ही में एक सी वोटर का सर्वे आया है इंडिया टुडे का, हो सकता है मैं इस पर एक अलग से वीडियो बनाऊं, तो काफ़ी दिलचस्प है। हालांकि लोग बोल रहे हैं कि सर्वे का कोई ज़्यादा महत्व नहीं है, क्योंकि ये सर्वे इस तरह का एक और सर्वे हुआ था जो फेल कर गया था। एक बात और जो आपको याद दिलाना चाहता हूँ वो ये, इस बार बीजेपी का खास फोकस मिथिलांचल वाले एरिया पे है। आपको अगर कुछ दिन पहले का बजट सत्र याद होगा तो उसमें बिहार के लिए कुछ घोषणाएं की गई थी, वो भी याद होगा कि बिहार को क्या क्या मिलने वाला है। उसमें से था बिहार को एयरपोर्ट, बिहार के दरभंगा में एयरपोर्ट बनेगा, यानी एयरपोर्ट कहाँ बनेगा? दरभंगा में। एम्स कहाँ खुलेंगे? दरभंगा में। मेट्रो कहाँ चलेगा? दरभंगा में। मखाना अनुसंधान केंद्र का बोर्ड कहाँ स्थापित होगा? दरभंगा में। यानी क्या लगता है, ये इत्तेफाक तो नहीं है? यानी बीजेपी ये चाहती है कि दरभंगा का विकसित बनाने का श्रेय, दरभंगा को विकास करने का श्रेय उनके झोली में आ जाए। इतना देख करके तो समझ में आ गया होगा कि इस बार बीजेपी बिहार को भी छोड़ने के मूड में नहीं है। अभी वो हरियाणा जीत कर आई है, महाराष्ट्र जीत कर आई है, लगे हाथ दिल्ली को भी, दिल्ली में आम आदमी पार्टी को भी निपटा दिया। अब वो चाहती है कि इसी नक्शे कदम पर चलते हुए बिहार को भी लपेट लिया जाए। ऐसे में बिहार की राजनीति का दिलचस्प हो जाना तो बड़ा लाजमी है। यही कारण है कि बिहार के लोग बैठ करके चौक चौराहे पर भी राजनीति की बातें करते रहते हैं, क्योंकि उनको बोलने के लिए, उनको सुनने के लिए बहुत कुछ मिल जाता है। मिर्च मसाले की कोई कमी नहीं है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जैसे ही जनसुराज की एंट्री हुई है उनके कार्यकर्ता काफ़ी एक्टिव हो गए हैं, उनका मीडिया विंग भी काफ़ी एक्टिव है और खुद प्रशांत किशोर भी हर पहलू पर बोलते नजर आ रहे हैं। तो क्या आप बिहार के विकास की संभावना को जनसुराज पार्टी से जोड़ करके देखते हैं? क्योंकि लोगों का अब तक ये मानना है कि जनसुराज पार्टी अभी थोड़ी नई पार्टी है, उसको पकड़ बनाने में टाइम लगेगा, वो ज़्यादा कुछ इम्पैक्ट नहीं डाल पाएगी। हाँ, कुछ सीटें ज़रूर जीत लेगी, लेकिन ओवरऑल जो सरकार बनाने या बिगाड़ने की बात है तो उस स्तर पे अपना खेला भी नहीं दिखा पाएगी। और जहाँ तक चिराग पासवान की बात है, जहाँ तक जीतन राम मांझी की बात है, इनका प्रभाव बहुत सीमित होते हुए दिखता है, क्योंकि चिराग पासवान को अगर देखिएगा तो वो बीजेपी के पिछलग्गू बन के रह गए हैं। उनका जो अपना इंडिपेंडेंट चेहरा है वो खड़ा करने में कहीं ना कहीं असफल हुए हैं। वही बात जीतन राम मांझी का है। तो ये छोटे छोटे पार्टियां हैं, इनका यह है कि भाई बड़े पार्टी के साथ मिल करके मजा लिया जाए, अपना एक मंत्री बनवा लीजिए और खाया पकाया जाए, बाकी इसी से उनका घर द्वार चलेगा। उनका कोई ज़्यादा महत्वाकांक्षा नहीं और ज़्यादा कुछ ऐसा कुछ बदलाव करने की और देख भी नहीं रहे। तो कुल मिलाकर के जो लड़ाई रहने वाली है बीजेपी, आरजेडी और जदयू का कुछ और भी विश्लेषण अगर वैसा निकल के आता है तो आपके सामने लेकर के आएंगे। इसके लिए थोड़ा सा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और अपने विचार जरूर दिया कीजिए कमेंट बॉक्स में।